अध्याय 9 देख रहे हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। यहां बात कर रहे हैं हम जगनी की। अब जगनी के गांव में एक मेला लगता है और इस मेले में बहुत सारी चीजें ये देखती हैं, जैसे कि बर्तन है, बड़े चमकदार बर्तन ये देखती हैं, प्लास्टिक की बाल्टियां ये देखती हैं और कपड़े देखती हैं जिसमें बहुत अच्छे फूलों के प्रिंट बने होते हैं। बहुत बढ़िया खिलौने, नए तरीके के खिलौने जो चाबी से चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको ये देखकर। लेकिन ये देखती हैं कि ये जो लोग हैं जो बेचने आते हैं यहाँ पर, मैं आपको जरा और थोड़ा डिटेल में दिखाऊं। यहाँ जो बेचने आ रहे हैं ये लोग, ये आते हैं, सामान अपने ट्रक में भरते हैं, बेचते हैं, फिर जब शाम हो जाती है तो बस ये ट्रक में अपना सामान लाद के ये चले जाते हैं। अब जगनी के दिमाग में आया कि ये कौन लोग हैं। तो इनकी माता जी बताती हैं, बेटा ये व्यापारी लोग हैं। ये व्यापारी लोग हैं, जहां भी सामान बनता है या बिकता है होलसेल में, वहां से वो लेके आते हैं और फिर उसे खुदरा बाजार में, जिसे हम कहते हैं कि जो नॉर्मल बाजार है, वहां पर आके जगनी जैसी अ, लड़कियों को और परिवारों को, औरत आदमियों को बेचते हैं। तो हमने जो पहले डिस्कशन किया था वो था काले पॉलिश वाले बर्तनों का। हमने देखा कि हमको कटोरियां मिली, थालियां मिली, बहुत सारे ऐसे पुरा स्थल थे, यानी जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहां पर हमको काले पॉलिश वाले बर्तन मिले। अब सवाल उठता है कि अगर ये ये जो काले पॉलिश वाले बर्तन हैं, ये हर जगह कैसे पहुंच गए। ये पहुंचे ऐसे कि एक साहब ने इसको खरीदा जहां ये बनते होंगे, और फिर ये यहाँ के मेले में गए, यहां पर बेचा, फिर ये दूसरे मेले में चले गए किसी और जगह के। इस तरीके से उस जमाने में ऐसा हुआ किया होगा कि व्यापारियों ने इस चीजों को, केवल काले पॉलिश वाले बर्तन नहीं, ऐसे तमाम चीजें जो वो बेचते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया होगा। अब मैं दक्षिण भारत की बात करूंगा। दक्षिण भारत में कई चीजें हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहली चीज है सोना, यानी गोल्ड। मसाले, लेकिन मसाले में खास तौर पे एक ऐसी चीज है, मसाले में क्या होता है, लौंग होती है, इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, तेज पत्ता होता है, कलौंजी होती है और जायफल, जावित्री, तमाम तरीके की चीजें होती है इसमें, है ना। लेकिन मसाले में एक ऐसी चीज थी जिसको हम कहते हैं पेपर। क्या कहते हैं? पेपर। इसको हम कहेंगे काली मिर्च। पहले पहले अक्षर लिखूंगा सबके में। इसको हम कह लें काली मिर्च। ये जो काली मिर्च है, ये बड़ी फेमस थी और ये हिंदुस्तान में ऐसी चीज थी जो बड़ी फेमस थी। ठीक। तो यहां पर होता ये था कि ये जो रोमन साम्राज्य है, इटली को देखिए ध्यान से। इटली से यहां से लोग जब आते थे, व्यापारी ट्रेडर्स जब आते थे और इस इलाके में आते थे, और यहां से वो जब मसाले ले जाते थे, खास तौर पे काली मिर्च इसको कहते थे, ये काला सोना, ब्लैक गोल्ड, इसको काला सोना कहा करते थे। तो ये जो चीज थी, हमें कैसे पता चली कि ये लोग आते थे, काली मिर्च लेके जाते थे या फिर बाकी चीज लेके जाते थे, इनका ट्रेड होता था, कैसे पता चला हमें? हमको यहाँ रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। अब आप देखिए, ये देखिएगा, ये तमिलनाडु में एक जगह है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई, वहां पर हमको रोमन साम्राज्य के समय के सोने के सिक्के मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहां से लोग आते थे, बड़ा लंबा रास्ता तय करते थे, बताऊंगा इनके बारे में भी। यहां से आते थे, कुछ लोग यहाँ खंबात की खाड़ी, जिसे हमने बेरी गाजा कहा, वहां जाते थे। कई लोग यहाँ पर आते थे, तो कई जगह से ये ट्रेडिंग करते थे। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल मिला, हमें एविडेंस मिला, इसलिए हमने आपको बताया। यहां तक की बात तो हो गई, लेकिन ये जो व्यापारी थे, इतने दूर से आते थे तो बहुत सारी चीजें ये करते होंगे। पहली चीज तो ये थी कि कई जो व्यापारी थे वो ये ऐसे तट के साथ 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 चलते थे, ऐसे, मतलब तट के साथ साथ। तट क्या होता है? जहां पानी और जमीन मिलती है उसे हम तट कहते थे, तो उसके साथ 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 चलते थे। कई लोग तो ऐसा करते थे। कई लोग जो इस इलाके में आते थे, आप जानते हैं ये जो इलाका है, यहां से हमारी मानसून एंटर होता है केरल में, एक तारीख को पहुंचता है, और 1 जून को, और उसके बाद यहां से फिर वापस ही लौटता है। तो आती हुई जो हवा और जाती हुई मानसूनी हवा, इसका इस्तेमाल ये करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मानसून का जो इजाद हुआ है, मानसून शब्द का जो नाम आया है, वो ये अरब लोग वालों ने ही रखा हुआ है। वो इस मौसम कहते थे इन हवाओं को। मौसम से मौसम बना, मौसम से मानसून बन गया। तो ये जो मानसून की हवाएं हैं, उसका उपयोग कैसे करते थे कि उस जमाने में इस तरीके से शिप हुआ करते थे।
यहाँ पर कपड़ा बंधा होता था, ये कपड़ा है। तो ये कपड़ा जो है हवा से इस शिप को आगे बढ़ाता था, क्योंकि उस जमाने में कोई मोटर वोटर ऐसी चीज तो रहा नहीं करती होगी, है ना। होती भी होगी तो फिर हमें अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये हवा से चलते थे, तो मानसून ही हवा से आते थे जाते थे। क्लियर हो गया। अच्छा, इतनी बड़ी यात्रा करने के लिए एक जरूरी बात ये होगी कि ये मजबूत जहाजों का निर्माण किया करते होंगे, बहुत बहुत स्ट्रांग, वरना तो इतना दूर जाएंगे और इतनी हवाएं आ रही हैं, समुद्र उछल रहा है, कूद रहा है, तो ये टूटने के इसके आसार थे। कई लोग टूटे भी होंगे उस जमाने में, हमें आइडिया नहीं है। अब समुद्र तट से जो लगे राज्य हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कोशिश करिए कि हमारा देश या सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है हमारा, यहां से आता पूरा सब कॉन्टिनेंट है। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हम लोग अलग नहीं हुए थे, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, हम लोग सब एक जैसे थे, एक साथ थे। मतलब एक साथ नहीं था, मतलब हम लोग को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो ये जो इलाका है, इसकी लंबी सी तट रेखा है, यानी पानी और जमीन के जो मिलन है वो बहुत दूरी तक है। तो ये जो तटीय हमारा इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तटीय प्रदेश के साथ साथ अगर आप पहाड़, पठार और नदी देखें, वो भी है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं यहाँ पर कि नदियों के जो मैदानी इलाके हैं, ये इलाका मैं दिखा रहा हूं। ये जो इलाका है, ये कावेरी यहाँ पर नदी है। तो कावेरी नदी का इलाका बड़ा उपजाऊ था। तो यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि सरदार रहते थे यहाँ पर और बाकी लोग रहते थे, तो काफी इनके पास संपत्ति हो गई थी। अब आपको बताता हूं कि हमको एग्जाम्पल कहां से मिले। संगम कविताओं में आपको मैंने संगम साहित्य के बारे में बताया था। संगम साहित्य मदुरई में जो एक कन्वेंशन होता था, सब लोग आते थे, अपने साहित्य के बारे में बताते थे और वहीं इसका संकलन हो जाता था। तो जो संगम साहित्य है, उसमें हमें एक जो कविताएं हैं, उसमें हमें एक शब्द मिलता है जिसे हम कहते हैं मूवेंदार। याद रहेगा, मूवेंदार। ये तमिल शब्द है, दिस इज अ तमिलियन शब्द, और इसका मतलब है तीन मुखिया। अब ये तीन मुखिया क्या हुआ, ये कहां से आ गया तीन मुखिया? अब आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ये तीन मुखिया क्या है, मूवेंदार क्या है। देखिए, उस जमाने में यहां पर मैं आपको ईयर भी बता देता हूं, 2300 साल पहले की बात कर रहा हूं। ये जो साउथ इंडिया है, ये पूरी तरीके से चेराज, चोलाज और पांड्याज, सीसीपी से याद करेंगे आप, चेरा, चोला और पांड्या, इनके राज में था। इसीलिए ये क्योंकि तीन है, एक दो तीन, इसलिए इसको मूवेंदार कहा गया, तीन मुखिया कहा गया। हर एक जो यहां पर हैं शासक, उनके दो केंद्र थे सत्ता करने के, यानी कि वो गवर्नेंस दो जगह से चलाते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए चोलोस पे आइए। चोल जो साम्राज्य था, इस पे अगर मैं आ जाऊं तो आप यहां पर देखेंगे कि इनका जो ये कावेरी पट्टनम है, जिसको पुहार भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ये है कावेरी पट्टनम या पुहार, दोनों एक ही चीज है। कावेरी पट्टनम या पुहार, ये तो इनका एक इलाका था जो समुद्र के पास था। ऐसे ही इनका अंदर का भी एक गवर्नेंस वाला इलाका था जो इनकी कैपिटल होगी। जैसे अगर हम यहां देखें, पांड्यास पे आ जाए, तो पांड्यों का जो राजधानी थी वो मदुरई थी। तो पांड्य की राजधानी मदुरई हो गई, तो यहां पर ये कोरकाई है, वो आपका सेकंड नंबर हो गया। सेकंड नंबर यानी हर एक, जैसे मैं मान लीजिए चोला ले लेता हूं, तो चोला का एक यहाँ पर कावेरी पट्टनम में एक सत्ता यहाँ पर केंद्रित होगी, या कि यहाँ से गवर्नेंस होती होगी, एक कहीं कैपिटल होगी। तो दो हर एक के दो सेंटर थे गवर्नेंस करने के, सत्ता चलाने के। तो इसके दो, इसके दो, इसके दो, कितने हो गए? छह थे कुल मिला के। क्लियर हो गया। अब होता यह था कि यहां पर कैसे हमें पता चला, संगम साहित्य से कैसे पता चला? क्योंकि संगम साहित्य में जो ये इनके मुखिया है, ये जो मुखिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कई लोग मुखिया भी बन गए थे। तो ये जो मुखिया थे, वो इन कवियों को बहुत सारे जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसीलिए इनके प्रशंसा में इन्होंने काफी कविताएं लिखी, इससे हमें पता चलता है यहाँ पर। राइट। अब हमने चोल और चेर और पांड्या की बात कर ली, जरा और ऊपर जाते हैं, यहां पर आते हैं। यहां पर आइए, ये है सातवाहन। 2300, मतलब आज से हम 2100 साल पहले जाएं, यानी 2300 के 200 साल बाद, यानी कि आज से हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो 2100 साल पहले, 2100 साल पहले की बात कर रहा हूं। यहां पर एक राजवंश था, उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया, यहां नाम भी देख रहे हैं आप, उसे कहा गया सातवाहन। क्या कहा गया? सातवाहन। ये राजवंश मतलब होता है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो इन सातवाहनों में बहुत सारे राजा हुए, जिनमें सबसे प्रमुख थे सातकर्णी। क्या थे? सातकर्णी। इनका नाम याद रहेगा, सातवाहन के सबसे प्रमुख।
और इनकी जो माता थी उनका नाम था गौतमी। इनकी माता का नाम था गौतमी, राइट। अब हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में, क्योंकि गौतमी जो हैं, गौतमी बलश्री इनको कहते हैं, गौतमी बलश्री, इन्होंने जितने भी दान दिए उसका बकायदा एक अभिलेख में वर्णन है। ये अभिलेख देखिए आप। तो इस वर्णन से हमें पता चलता है कि उस जमाने में क्या होता था, राइट। बाकी जितने भी आप देखिएगा कि जितने ये शासक थे ना, सातकर्णी तो एक नाम है, ऐसे बहुत सारे सातवाहन के शासक हुए। इनको कहा जाता था दक्षिणापथ के स्वामी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ये दक्षिणापथ के स्वामी, इसका मतलब क्या होता है। तो दक्षिणापथ का जो स्वामी है उसका मतलब होता है कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, दक्षिण। इसके बीच का क्या रास्ता है, मतलब उत्तर से दक्षिण यानी कि दक्षिण में जाने का रास्ता। दक्षिण मतलब सदन, पथ मतलब पाथ। तो दक्षिण जाने का रास्ता, इसीलिए इसको दक्षिणापथ कहा जाता है। और क्योंकि सातवाहन वहां के राजा थे, स्वामी थे, इसलिए इनको कहा जाता था दक्षिणापथ के स्वामी। क्लियर हो गया? ओके। और ये लोग कई जगह गए। ये लोग देखिए डायरेक्शन बता रहे हैं, एरो बता रहा है कि ये कई जगह गए, इधर उधर उधर कई जगह इन्होंने अपने सेनाएं भेजी और राज करने की कोशिश की। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आगे भी आप देखेंगे, कई बात हम करने वाले हैं, वो है सिल्क रूट। ऐसा रास्ता, रेशम का रास्ता, सिल्क रूट, रेशम का रास्ता। पहले मैं आपको ये दिखाऊं ताकि आपके दिमाग में बस जाए कि रेशम होता क्या है। आप देख रहे हैं चिकना चमकीले रंग का, बड़ा मुलायम, हाथ लगाएं तो हाथ मजा आ जाए, हाथ एकदम ऐसे फिसल जाए, उस तरीके का कपड़ा। तो ये उस जमाने में बहुत महंगा, अमीर लोगों का ये कपड़ा माना जाता था। लेकिन रेशम तैयार करने का की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है। कैसे होता था मैं जरा आपको बताता हूं। होता यह है कि रेशम के कीड़े, ये शहतूत का पत्ता है, तो शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ये रेशम के कीड़े क्या होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से कीड़ा है। ये कीड़ा क्या करेगा, ये अपने आसपास कोकून बना लेगा। कोकून कहते हैं इसको, कोकून। ये जो कोकून बना लेगा, ये जो कोकून बनाता है यानी कि एक अपने ऊपर एक कवरिंग डाल लेता है, इसी कोकून को कहा जाता है, ये अभी रेशम नहीं बना है, ठीक है, इसे रेशम नहीं बना है, इसको अभी हम कहते हैं, ये रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालते हैं, इसका सूत, इसके सूत की फिर कताई होती है। तो उसके बाद जब ये निकाला, अच्छा बड़ी जटिल प्रक्रिया है, गंभीर प्रक्रिया, क्यों, क्योंकि बेचारे इन सबको उबाल लिया जाता है, मतलब इनको बेचारे को मरना पड़ता है इसके लिए। खैर एनीवेज, यहां पर हमारा रेशम पैदा होता है, रेशम बनता है ऐसे। अब आपने देखा कितनी जटिल प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि आप भेड़ को लाए, भेड़ के बदन से उसके बाल साफ कर दिए, याक के बदन से उसके बाल साफ कर दिए और बना दिया आपने, ऐसा नहीं। ये बहुत, एक तो इसलिए महंगा इतना है क्योंकि एक एक कीड़ा कितना कोकून पैदा कर पाएगा और इतने से और क्या चीज पैदा हो पाएगी, लेकिन पैदा होती है और इसलिए इतना महंगा है। लेकिन इससे जो चीज बनती है ना वो वाकई में औसम है, औसम, बेहतरीन। लेकिन एक इसमें एक सवाल आता है, भाई बनाया किसने ये। हम तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में बनारस की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ बहुत फेमस है, लेकिन हमने इसमें नहीं बनाया। 7,000 साल पहले चाइनीज, चाइना हर चीज में आ गया है साहब, ध्यान रखिएगा। जितना भी लोग इनकी बदनामी करें, ये इसकी, इस कंट्री की इज्जत करिए क्योंकि जबरदस्त कंट्री है। चाइना जो कंट्री है, 7,000 साल पहले ये जान गए थे कि कैसे बनाना है ये रेशम, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किसी को। फिर जो व्यापारी, व्यापारी तो हर जगह होते हैं, तो चाइनीज व्यापारी जो है वो इधर उधर जाने लगे। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो चाइना के जो शासक थे, चाइनीज शासक जो थे, वो इन कपड़ों को इन गिफ्ट, एज ए गिफ्ट देने लगे। कहाँ जाके देने लगे, ये लोग कई जगह देने लगे। जैसे आपका ये अरेबिया हो गया, ये चाइना के इधर वाला जो इलाका है, यहाँ पर जाके ये लोग बेसिकली इनको वो देने लगे एज ए गिफ्ट। जब लोगों ने देखा कि अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तब यहां से मांग शुरू हुई। तब ये जो लोगों ने रास्ता अपनाया, पहाड़ी रास्ता, दुर्गम रास्ता, रेगिस्तानी रास्ता, ठंडा रास्ता, ये जो रास्ता इन्होंने बनाया, इसी को हम कहते हैं रेशमी रास्ता, या कहें सिल्क रूट, रेशम मार्ग। ध्यान रहेगा, सिल्क रूट या रेशम मार्ग, यही है रेशम मार्ग। तो ऐसे कई मार्ग बने, एक मार्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कोई अगर कहे कि एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं है। राजा, जो बड़े बड़े राजा थे, वो इसी को पहनना पसंद करते थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, एक रास्ता यहाँ है, तो यहाँ पर बीच के लोग जो थे ना, ये कर वसूल करते थे, पैसा वसूल करते थे और कहते थे कि ठीक है आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं,
यहां से यहां तक जाने की जिम्मेदारी हमारी, मतलब आपको कोई न लूटेगा न खसोटेगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, आप आराम से जाइए, लेकिन हमें इसका शुल्क दे दीजिए, मतलब हमें कुछ पैसा दे दीजिए। इसलिए सिल्क रूट इतना फेमस हुआ। सिल्क बहुत महंगा होता था और महंगा, जो बड़े बड़े राजा थे उसको खरीदते थे। एक सिल्क रूट मैं आपको बताऊंगा, एक सिल्क रूट जो है वो हमारे हिंदुस्तान में जो कुषाण थे, कुषाण भी एक वंश है, कुषाणों के कंट्रोल में था। करीब 2000 साल पहले, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो मध्य एशिया है, ये रास्ता मैं बता रहा हूं, ये देखिए, ये मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पे इनका कुषाणों का शासन था। तो यहां पर पेशावर इधर है और यहां मथुरा है, ये देख रहे हैं आप दोनों जगह। तो पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे, बल्कि मथुरा तो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ओके, यहां पर तक्षशिला भी है, ये भी हमने जाना था। अब यहां पर ये जो सिंधु, यहां पर इस शासन काल में जो ये सिल्क रूट है, इसकी एक शाखा यहां से मध्य एशिया से होकर, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी के मुहाने से यहां तक पत्तनों तक आती थी, यानी कि पोर्ट तक आती थी। इस पोर्ट से फिर ये आगे भेजी जाती थी। कहां कहां जाती थी? ये पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक, ये जो रोमन साम्राज्य है यहां तक जाती थी। इटली, इटली मान लीजिए आप अभी फिलहाल के लिए। अब यहां पर कुषाण जो थे, इन्होंने सोने के सिक्के यानी कि गोल्ड कॉइन इन्होंने चलाना शुरू किया, और आप देखेंगे कि जो सिल्क रूट वाले लोग थे, ये भी गोल्ड कॉइन इन्होंने यूज करना शुरू किया। अब हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। अब क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि बहुत डिटेल में आपको ले जाऊं, तो इसको हम लेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।